आज ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है। मई के तीसरे वीरवार यानी थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है। इससे पहले बिगिनिंग में बहुत पहले की अगर बात करें तो डिसेबिलिटी डे भी मार्च में किसी वीकडे पे था, पर्टिकुलर डेट पे नहीं था। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को गार्ड भी कहते हैं और ज़्यादा देर नहीं हुई है इसको ऑब्जर्व करने में। ये छठी बार इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को एक्सेसिबिलिटी जो प्रोडक्ट हैं, जब वेब एक्सेसिबिलिटी है, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के बारे में सेंसिटाइज करना है। लोगों को बताना है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी का क्या महत्व है। हालांकि इसका ज़्यादातर फोकस डिजिटल रहता है, लेकिन कुछ जो हमारे डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट है इसको बिल्ट इन्वायरमेंट में भी देखते हैं कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो रोड एक्सेसिबिलिटी हो, उसकी बात भी करते हैं। पूरे विश्व में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अपने अपने स्तर पर सारे एक्टिविस्ट काम करते हैं। ज़्यादातर जो अवेयरनेस का काम इस दिन होता है वो जो वेब डेवलपर होते हैं वो अपनी वेबसाइट या कोई वेबसाइट को लेके उसके एक लिंक को कम से कम किसी टूल की मदद से टेस्ट करते हैं, ताकि और बताते हैं कि इसको क्या हमने इसमें खामी थी और क्या हमने दूर किया, किस इंटरफेस में ये वेब एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, इस पर बात तो बहुत हुई है लेकिन ज़्यादा प्रोग्राम बड़े सेक्टर में देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि इंडिया में एक बात अच्छी है कि एक्सेसिबिलिटी पर ये कोई सिर्फ एक ही दिन की बात नहीं है, बात तो लगातार कई वर्षों से लगातार हो रही है। अब प्रैक्टिकली कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट बात करेंगे, लेकिन हाँ बात जरूर हो रही है। चाहे वो बिल्ट इन्वायरमेंट की हो, चाहे हो आरपीडी बिल आया उसमें भी अलग से चैप्टर था एक्सेसिबिलिटी का। इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी था, लेकिन कितना कामयाब हुआ पीडब्ल्यू एक्ट में तो जो था वो नहीं हो पाया, निराश किया। लेकिन आरपीडी पे हम थोड़ा सा होपफुल हैं। एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये भी देखने की बात है कि ज़्यादातर ये चीज़ें हैं ये सिर्फ बातों में रह जाती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कुछ एक्टिविस्ट को मेरी बात भी बुरी लगे। हमने कई बार तो ये भी देखा है कि चाहे छोटी छोटी अपनी ही वेबसाइट्स क्यों ना हो, या अपने ही ग्रुप क्यों ना हो व्हाट्सएप, हमको मालूम होता है कि इसमें ज़्यादातर लोग ब्लाइंड है, जहाँ एक प्रोपोर्शनेट नंबर है ब्लाइंड का, लेकिन बावजूद उसके हम इमेज शेयर करते हैं जिसके ऊपर ना तो कोई कैप्शन होती है और ना ही कोई मेहनत करके बताना चाहता है कि इसके ऊपर क्या है। धनंजय सर ने कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि हम इंडिया में ज़्यादा महत्व देते हैं रिजर्वेशंस को। अगर एक्सेसिबिलिटी का इशू सॉर्ट आउट हो जाए तो रिजर्वेशन की ज़रूरत तो है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर एक्सेसिबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ऑफिस में तो परफॉर्म कहाँ कर पाएंगे। वो तो फिर जॉब सैलरी कन्वर्ट हो जाएगी पेंशन में, और लोगों का एटीट्यूड डे बाय डे बदतर हो जाता है। लेकिन कुछ जगह समय समय पर हम इसको देखते हैं। ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड के साथ ही होता है, और ब्लाइंड लोग भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें तो फिजिकल ऑर्थोपेडिक डिसेबल की का रोल होता है, उसमें तो वो भी देखते हैं कि रैंप वाला वेन्यू हो जिसमें सारे ब्लाइंड हो। उसमें इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता, ये देखा जाता है कि सस्ता कौन सा मिल जाएगा थोड़ा सा, और रीच में कौन सा है। तो एक्सेसिबिलिटीज़ का इशू सभी डिसेबिलिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। अब हमारे साथ इस डिस्कशन में बात कर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और आप लोग अगर चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन हमें स्काइप कर सकते हैं RADIOUDWN पे, और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ सुभाष वशिष्ठ जी हैं जो वेल नोन एडवोकेट हैं, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बिल्ट इन्वायरमेंट की दूसरी भी करते हैं, लेकिन बिल्ट इन्वायरमेंट में इनका सेंटर भी है, केब सेंटर फॉर द इन द बिल्ट इन्वायरमेंट। और सुभाष सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ धनंजय सर हैं, ये कोऑर्डिनेटर है एक्सेसिबिलिटी रिसर्च ग्रुप के पुणे यूनिवर्सिटी में, और एक्सेसिबिलिटी पे मोर्चा इन्होंने काफ़ी दिनों से खोला हुआ है, सबसे राब्ता कायम कर रहे हैं ये ट्विटर के माध्यम से, और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। धनंजय सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। हमारे साथ प्रशांत रंजन वर्मा सर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नैब से एसोसिएटेड है, जनरल सेक्रेटरी अगर मैं गलत नहीं हूँ, चेयरमैन है सुगम्य पुस्तकालय कमेटी के डेजी फोरम के अंतर्गत, और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट है, और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी वेब एक्सेसिबिलिटी पर इनका काफ़ी काम ये करते हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दानिश जी। इस बात से शुरू करते हैं, एक्सेसिबिलिटी के मायने क्या है और आज के दिन में खास तौर पे ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपके क्या ओपनिंग कमेंट्स हैं?
दानिश, आपने बहुत बढ़िया एक विषय लिया है और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। रात के बारे में आपने जैसे शुरू में बताया कि काफी फोकस वेब एक्सेस और आईसीटी एक्सेस के ऊपर होता है। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा छूट जाता है उसमें, कम से कम रात के डिस्कोर्स से। और जब हम बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा आईसीटी और वेब एक्सेसिबिलिटी छूट जाता है। समवेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू एंड देयर इज अ नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग ऑन एक्सेसिबिलिटी। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में इंडिया में यदि हम देखेंगे तो विकलांगों से जुड़े मुद्दे हैं वो हाशिए पर हैं। अभी भी उसको हम मेन स्ट्रीम में नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल विल की कमी कहें या हमारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो प्रेशर है वो उतना नहीं आ पा रहा है। बहुत ज्यादा लिटिगेशन इस विषय पे नहीं हो रही है। मेरा जो एक्सपीरियंस है 90% लिटिगेशन जो होती है वो रिजर्वेशंस पर होती है, जॉब्स के ऊपर होती है, प्रमोशंस के ऊपर होती है, और बाकी एजुकेशन पर काफी चली जाती है। एक्सेसिबिलिटी पर आई थिंक नॉट इवन 2%, यदि मैं कहूँ ऑल ओवर इंडिया इसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है। तो सरकार की तरफ से भी कोई ज्यादा उतना फोकस नहीं है। हालांकि कैंपेन एक बहुत बढ़िया चलाया गया है, उसके माध्यम से एक्सेस ऑडिट्स की गई हैं और काफी सारा फंड भी है। लेकिन बहुत कमी है ज्ञान की लोगों में, स्टेक होल्डर्स में। ग्रेडियंट क्या होना चाहिए रैंप का? आपको यदि एक ब्रेल साइनेज लगाना है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो डोर पे होगा कि साइड पे होगा? इन्हें बहुत छोटी छोटी चीजें जो है, कलर कंट्रास्ट क्या होगा, इतनी छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा ज्ञान की कमी है आर्किटेक्ट्स में, डिजाइनर्स में, सिविल इंजीनियर्स में। और मैं कहता हूँ इवन स्मॉल बिल्डिंग मैनेजर्स, अर्बन प्लानर्स, इनफैक्ट बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की अवेयरनेस रेज करने की आवश्यकता है। जी, धनंजय सर। यस, जैसे कि अभी सुभाष सर ने बोला कि अपने अवेयरनेस कम है, तो ये मैं भी अग्रीड हूँ इस चीज़ के लिए। यानी सब लोग अग्री होने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक यूजर्स को ऐसा ना लगे कि एक्सेसिबिलिटी के कारण हम में प्रॉब्लम है, तब तक ये चीज थोड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अभी बोला गया कि जस्ट 2% लिटिगेशंस एक्सेसिबिलिटी के ऊपर होते हैं, तो कंटिन्यूअस इस तरीके के लिटिगेशंस आने चाहिए, इस तरीके के की डिमांड आनी चाहिए यूजर्स की तरफ से, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की तरफ से। तो उनको समझना चाहिए कि या तो फिर हम लोगों ने उन लोगों को एक अवेयरनेस करना चाहिए अच्छी तरह से। सबसे पहले तो यूजर्स में अवेयरनेस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि इस एक्सेसिबल एनवायरनमेंट से उनको क्या फायदा होने वाला है। अगर उनको समझ गया कि इससे हम लोगों को काफी अच्छा फायदा होने वाला है, हम लोग इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, तो ये मूवमेंट चलेगी और लोग मांगेंगे कि हमें एक्सेसिबल एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे कि आज रिजर्वेशन मांगा जाता है और कुछ प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन मांगा जाता है या कुछ ऐसी कुछ डिमांड की जाती है। तो इस तरीके की डिमांड अगर होती है इस ग्रुप से, जो यूजर ग्रुप है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेब सर्विसेज या बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के बारे में बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट है या कॉरपोरेट है, तो कॉरपोरेट थोड़ी बहुत लेवल पे सेंसिटाइज है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस है वो चाहते हैं कि उनके सर्विसेज एक्सेसिबल हो, सर्टन लेवल पे वो करते भी है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि डिमांड नहीं आती है, तो वो भी उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। गवर्नमेंट के तौर पे अगर बोला जाए तो जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो चलाया गया है, ये काफी एक बहुत अच्छा कैंपेन चालू किया गया है कि एटलीस्ट लोग बोलने लगे हैं इस चीज के ऊपर। नहीं तो 2-4 साल पहले इतना एक्सेसिबिलिटी के ऊपर कोई बोलता नहीं था, या 4-5 साल पहले की इतनी बात नहीं होती थी। तो काफी अच्छी चीज ये गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, लेकिन उसको ये अभी लगभग हॉल्ट हो गया है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये थोड़ा सा और भी फास्ट वर्क होना चाहिए, ताकि कोर्स कंटेंट एक्सेसिबिलिटी या फिर बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी और ये जो वेब सर्विसेज एक्सेसिबिलिटी, ये जो डिफरेंट फ्रंट्स है, इसके ऊपर थोड़ा काम जरा और फास्ट होना चाहिए।
और गवर्नमेंट ने एक्चुअली इन चीजों को अच्छा रेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के मैं अभी बताऊं कि योगा डे की तैयारी चल रही है गए 2 महीने से, लेकिन कोई भी एक भी व्यक्ति गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहा है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के बारे में। या तो फिर वुमेन्स डे को जैसा हाईलाइट किया गया वैसा इस डे को भी हाईलाइट करना जरूरी था, ऐसा मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में जाता और जनरल लोगों को तक पहुंचता था और थोड़ा बहुत अवेयरनेस होता था। जी जी प्रशांत सर। हाँ जी, तो पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी एक डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है। हर चीज़ जैसे कि पब्लिशिंग, किताबों को पब्लिश करने का तरीका, या कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, कॉमर्स, हर चीज़ में अब डिजिटल तरीके अपनाए जा रहे हैं। आमतौर से चीज़ों का डिजिटल मीडियम में कन्वर्ट होना डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बल्कि एक ब्लेसिंग है। ये इसलिए कि डिजिटल जानकारी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जैसे कि उसको ब्रेल में बना देना या ऑडियो में बनाना या लार्ज प्रिंट में बनाना, काफ़ी आसान होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम्स या जैसे प्रिंट मटेरियल को कन्वर्ट करना। लेकिन इस अच्छाई में एक खतरा भी छिपा हुआ है कि जो लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी कि जो लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या फिर कोई डिजिटल डिवाइस, टीवी, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर वगैरह बना रहे हैं और डिजिटल तरीके अपना रहे हैं, वो लोग अगर स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस का ध्यान ना रखें तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक कर्स भी बन सकता है, एक डिजिटल डिवाइड का खतरा बन सकता है। और आज की दुनिया में जिनके पास डिजिटल एक्सेस है वो आगे बढ़ेंगे और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल पीछे छूट जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि एक कुछ बड़े रिस्क भी खड़े हो गए हैं कि जैसा आप लोग में से किसी ने कहा कि ऑफिसेज में सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन अगर वो डिसेबल्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल ना हो, वो यूज़ ना कर पाए, तो एक तरह से वो आइसोलेट, एलिनेट हो जाते हैं और आगे चल के शायद उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या खड़ी हो जाए। तो आज का दिन अच्छा दिन है जिस दिन इन इश्यूज़ पे अवेयरनेस रेज करना चाहिए और गवर्नमेंट को तो काफ़ी कुछ करना है, लेकिन आई थिंक सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत कुछ करना है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स अपनाती है तो वहाँ पे इस बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एनसीईआरटी ने ई बस्ता नाम का एक अच्छा एक ऐप बना दिया, सारी किताबें वहाँ डाल दी, लेकिन वो सारी किताबें इमेज फॉर्मेट में हैं और ऐप भी जो लोग विजुअल इम्पेयर्ड हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तरह से वो पूरी तरह से कट गए। भीम ऐप बनाया गया मनी ट्रांसफ़र के लिए, वो भी एक्सेसिबल नहीं है। तो आजकल इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट, हर तरह की सर्विस भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म्स भरना, सब कुछ डिजिटल माध्यम से करवा रही है। लेकिन अगर वो ध्यान ना रखे तो एक बड़ा खतरा है कि ये सारे जो 15 करोड़ लोग कहे जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, उनके लिए एक बड़ी एक समस्या खड़ी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपसे भी समझना चाहता हूँ और सेम बात मैं सुभाष सर से भी समझना चाहता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रशांत सर, पहले आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि कोई भी वेबसाइट या वेब ऐप बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, तो ये कंपनियां इग्नोर क्यों करती है? उस पर ज़्यादा मेहनत लगती है या उनको आइडिया ही नहीं होता? इतने यूज़र्स हैं, क्या उनको ये नहीं होता कि हमें इतने और यूज़र मिलेंगे? उनको पता ही नहीं है कि डिसेबल इतने यूज़र्स हैं इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम आती कहाँ पे है? हाँ, मुझे लगता है ज़्यादातर ये अवेयरनेस की कमी है। काफ़ी रिसर्च ने दिखाया है कि कोई चीज़ अगर एक्सेसिबल बनाई जाए तो वो दरअसल आम पब्लिक के लिए भी और अच्छी बन जाती है। और अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो वो वेबसाइट्स गूगल के सर्च में भी बेहतर तरीके से आती है। कोई प्रोडक्ट अगर एक्सेसिबल सोच के बनाई जाए तो आम पब्लिक भी उसको ज़्यादा खरीदते हैं। ये कई बार ऐसा देखा गया है। तो लार्जली हमारे देश में डिसेबल्ड लोगों के इश्यूज लोगों के दिमाग में ही नहीं है। वो जैसे लोगों की नज़रों से ओझल हैं, कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा, देख नहीं रहा। तो आप कहते हैं सिर्फ अवेयरनेस है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, या कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको इसके लिए, सिर्फ प्रॉब्लम अवेयरनेस? हाँ जी,
अगर बनाते वक्त ध्यान रखा जाए तो फाइनेंशियल इश्यूज ना के बराबर है। बाद में जब रेट्रोफिटिंग की जाती है, एक बार प्रोडक्ट या वेबसाइट बना के फिर फिक्स करें, तब तो मेहनत है और खर्च भी है, लेकिन बनाते वक्त ऑलमोस्ट जीरो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्च होता है। और आमतौर से जैसे गवर्नमेंटल बात करें तो पॉलिसीज में, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज वगैरह में ये सब डला नहीं है, तो कोई कभी सोचता ही नहीं इसके बारे में। ये जानता भी हो तो मेहनत नहीं करना चाहता। और प्राइवेट सेक्टर मेरा ख्याल है टोटली अनअवेयर है, और डिसेबल कम्युनिटी ने भी उस हद तक एडवोकेसी या डिमांड्स किए नहीं उनसे, तो वो सब छूट जाती हैं। जी, मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं लिसनर्स के, मैं लास्ट राउंड में पूछूंगा। अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कशन को ओपन करें। सुभाष सर, आप बिल्ट इन वायर की आपका सेंटर भी है, आप बात भी लगातार करते हैं, तो मेरे को ये बताएं कि जब मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट की गाइडलाइंस हैं, हमारे पास बिल्डिंग बनाने के कोड हैं, और ये तो गवर्नमेंट ने मेंशन भी किया है, तो प्रॉब्लम आती क्या है कि मतलब आपने पहले बिल्डिंग बना दी, बाद में कहते हो इसको 50 बिल्डिंग को एक्सेसिबल कर दो। क्यों नहीं बिगनिंग से ही सब कुछ होता है, नई सड़क है उसको एक्सेसिबल बनाए, नई बिल्डिंग है, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? Okay, that's a very good question. In fact, when we all have to go to the roots of the issues. आज से मैं 5 साल 10 साल पहले की बात करूं तो we had multiple guidelines in the country. You know, accessibility पर, built environment की accessibility पर सबसे पहले 1998 में CPWD ने कुछ गाइडलाइंस निकाली। उसके बाद RCI आ गया, RCI ने एक CCPD ऑफिस ने एक गाइडलाइन निकाली, फिर RCI ने एक ट्रेनिंग मैनुअल निकाला, और उसके बाद चलता रहा ये सब। बट देयर वर सो मेनी गाइडलाइंस कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि हम फॉलो किसको करें। एक गाइडलाइन बोलती है कि आपकी डोर, आपके टॉयलेट की साइज इतना होना चाहिए, एक गाइडलाइन बोलती है नहीं ये ठीक नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसमें व्हीलचेयर नहीं आएगी। सो देयर वर मल्टीपल गाइडलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने फिर इसको एक हार्मोनाइज किया है गाइडलाइन को, बड़ी सुंदर गाइडलाइन बनाई जिसमें सारी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को जोड़कर एक गाइडलाइन बनाई जिसको अभी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हार्मोनाइज गाइडलाइन। अभी इशू है, ये गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि इस गाइडलाइन का कोई लीगल फोर्स है। एक गाइडलाइन आपने बना दी, एक कोने में रखी है, जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उनको उसके बारे में नहीं पता है। विकलांग लोगों को पता है, एक्टिविस्ट को पता है, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के उस डिपार्टमेंट को पता है, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। जो लोग सड़क बनाने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, डिजाइन बनाने वाले हैं, उनको नहीं पता। तो और दूसरा, जब तक आप उसको लीगल टूथ नहीं देंगे, तब तक किसी भी गाइडलाइन को एक रेगुलेशन के रूप में इम्प्लीमेंट करना, एक मैंडेट के रूप में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। अब मुझे खुशी है कि अभी इस नए एक्ट में कम से कम जहाँ एक्सेसिबिलिटी की बात आ रही है, वहां पर अभी हार्मोनाइज गाइडलाइंस की बात उन्होंने की है। वैसे हम तो ये चाह रहे थे कि उससे भी अपडेटेड गाइडलाइन जो है, नेशनल बिल्डिंग कोड डेवलप हुआ है। एक नेशनल बिल्डिंग कोड अपने आप में कोड है, वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक आपकी स्टेट्स या अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपैलिटीज उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से वो बिल्डिंग कोड वहां रखा रह जाता है। जब तक उसको अडॉप्ट करके मैंडेटरी नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको दे हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर से मॉडल बिल्डिंग बायलॉज या बिल्डिंग बायलॉज ऑफ योर स्टेट, ऑफ योर लोकेलिटी, ऑफ योर म्युनिसिपैलिटी। तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमको सभी यूजर्स को स्टेट्स के अंदर ये एक मुहिम चलानी पड़ेगी, सभी स्टेट्स में, कि जी नेशनल बिल्डिंग कोड का जो वर्जन आया 2016 का, इसको आप बिल्डिंग बनाने के लिए अडॉप्ट कीजिए। हमारे बिल्डिंग बायलॉज में अडॉप्ट होगा, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अभी एक्ट में आ गया है, एक्ट में आने के बाद आई एम श्योर पीपल लिटिगेशन बढ़ेगा और उनको अपनी पता चलेगी कमजोरी कि हाँ ये हमारी गलती है, हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में इसके बारे में अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। मैं करीब 3 या 4 ट्रेनिंग कर चुका हूँ। CPWD बड़े गंभीर तरीके से इसको ले रहा है। उनका जो नेशनल CPWD एकेडमी है गाजियाबाद में, वहां पर करीब एटलीस्ट आई हैव कंडक्टेड 3 courses of 3 days each for the in-service architects and the engineers कि ये नया कोड है क्या, ये एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन है क्या, आपको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी। तो इश्यूज बड़े सारे हैं, केवल अवेयरनेस की कमी नहीं, बल्कि प्रोडक्ट्स नहीं है मार्केट में अवेलेबल। एक्सेसिबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में एकदम प्रीमियम पे मिलते हैं। कहते नहीं हमें विदेश से मंगवाना पड़ेगा, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो भी ये बहुत महंगा पड़ेगा। सो एक तरह का हुआ क्रिएट किया गया कि ये बहुत महंगी होती है जो एक्सेसिबिलिटी वाली चीजें हैं, और लोकल मिलती हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है।
तो बहुत सारे इश्यूज हैं, दे ऑल हैव टू बी टैकल्ड ग्रेजुअली, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है हमें करनी चाहिए दैट इट शुड बी एडेड इनटू द बिल्डिंग रेगुलेशंस, या जो आपके बिल्डिंग बायलॉज हैं उनके अंदर इसको डालना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग उसको तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जब तक वो एक्सेसिबल नहीं है। कोई भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक नहीं आएगा जब तक वो एक्सेसिबल नहीं है। कोई भी सड़क तब तक उसको नहीं मिलेगा, ठेकेदार को पैसा, जब तक सड़क के साथ साथ दोनों तरफ फुटपाथ होंगे जो एक्सेसिबल होने चाहिए, उसमें कर्ब कट होने चाहिए, टेक्टाइल पाथवे होने चाहिए, स्ट्रीट क्रॉसिंग पर आपको जो लाइट्स हैं उनमें प्रॉपर कंट्रास्ट होना चाहिए, उसमें ऑडियो इनपुट होना चाहिए सो दैट द ब्लाइंड पीपल कैन क्रॉस। तो ये इस बेसिक लेवल पर आकर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और लिटिगेशन करना पड़ेगा अवेयरनेस के साथ साथ, तब मुझे लगता है ये शुरुआत होगी। इस नए एक्ट के साथ थोड़ी शुरुआत हुई है, उन्होंने डाला है उसको सेक्शन में, बट लिटिगेशन बढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर अवेयरनेस के साथ। बिल्कुल। जी धनंजय सर, आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपने भी और सुभाष सर ने अभी एक बात उठाई यूजर की, तो हमें हाँ। ये देखना है कि यूजर जब आपको यूजर भी जो है डिसेबल्ड फील्ड में बहुत सारे लोग हाँ। रिलाय करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे, जब वेल नोन जो हाँ। नेम है, जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो सुभाष सर को ही बार बार फोन करेंगे, जो वो खुद कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो तो ठीक है, जो नहीं कर सकते वो भी सुभाष सर को कराएंगे, वो या धनंजय सर को या प्रशांत सर को करेंगे। तो जैसे ओला की हम बात करें या उबर की बात, कोई भी ऐप, पेटीएम की बात करें, तो कुछ लिसनर्स को खुद भी आप मानते हैं कि इनिशिएटिव लेने चाहिए, ये यूजर है सॉरी, तो आपको क्या लगता है वहाँ कमी क्या आ रही है? कि आप एक मास मूवमेंट की बात कर रहे थे कि मास मूवमेंट तो नहीं है, स्टेक होल्डर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ओर से, जैसे आरपीडी बिल पे हमें देखने को मिलता है, जो और इशूज पे मिलता है, एक्सेसिबिलिटी के इशू पे यूनिटी, मतलब अभी कोई मास मूवमेंट बड़ा नहीं देखने को मिला, लेकिन यूजर भी इंडिविजुअल तौर पे रिलाई नहीं करते। क्या रीजन है? कि ये भी है कि यूजर्स को पता ही नहीं है कि कैसे कंप्लेन करें, क्या हमें चाहिए, क्या कौन सा इंटरफेस चाहिए, क्या चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो यूजर्स है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूनाइटेड नहीं है, कि और एक राय लोगों की नहीं है इस चीज़ के बारे में कि अगर हम लोगों को सर्विसेज, मैं अगर एकेडमिक की बात करूँ तो अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम है कि जो एक्सेसिबल किया जाए, तो उसके लिए उन लोगों को जैसे कि मैंने पहले बोला कि इससे उनका फ़ायदा होने वाला है। अगर यूनिवर्सिटी में सारे जो बिल्डिंग्स है वो अगर एक्सेसिबल किया जाए, बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या तो फिर वेब सर्विसेज हो, तो ये सारी चीज़ें अगर एक्सेसिबल होती है तो उसका फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें उन लोगों को ठीक से नहीं समझ रही है। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर किसी को दिक्कत भी आ रही है तो वो उसको इग्नोर कर रहा है और किसी की हेल्प लेके उसका काम जैसे कैसे करके काम चला रहा है। और तो तीन चीजें इसमें है, एक तो कि जो यूजर्स विद डिसेबिलिटीज जो है वो यूनाइट होने चाहिए उनकी। दूसरी चीज है कि उनकी एक राय होनी चाहिए कि सारे सर्विसेज अगर एक्सेसिबल होते हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है। और तीसरी चीज जो आपने बोली कि उन लोगों को पता है कि नहीं है, कैसे कि किसको कंप्लेंट किया जाए, कैसे कंप्लेंट किया जाए, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको पता नहीं है। क्योंकि अगर फाइट कर सकते हैं रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन के लिए, या तो फिर कोई चीज़ अगर उनको नहीं मिलती है, फॉर एग्जांपल कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है या तो फिर कोई फी कंसेशन नहीं मिलता है, तो वो फाइट करते हैं। उनको मैकेनिज्म पता है, पूरा मशीनरी पता है कि कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, तो उनको पता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उनको ये दो चीज़ें पता नहीं है, इसके कारण बातें आगे नहीं बढ़ रही है। अभी मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो सपोर्ट सर्विस सेंटर है पुणे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को और उनको इंडिपेंडेंट करने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कर रहे हैं उनको। लेकिन क्या होता है कि उनको कंप्यूटर भी आता है, सारा काम कर भी सकते, लगभग काम कर सकते उनके स्क्रीन रीडर के हेल्प से। लेकिन अगर उनको किसी बैंक के रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरना है या तो फिर और भी कुछ मोबाइल मंगाना है या कोई ऑनलाइन सर्विसेज लेनी है, तो वो किसी की हेल्प मांगते हैं हमेशा।
वो खुद नहीं करते, और जो भी करते हैं खुद वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके वो फिर यानी वो करते हैं और बाद में फिर हेल्प मांगते हैं, हेल्प लेनी पड़ती है उन लोगों को। तो तब चीज क्या होती है कि तब उनको जाके समझता है कि अरे ये कोई इश्यू है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड के मुताबिक एप्लीकेशन बनाया नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो अवेयरनेस यूजर्स में करना, ये सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ, यानी मैं सोचता हूँ कि यूजर्स में सबसे पहले अवेयरनेस हो, ताकि वो उनके राइट्स खुद मांगे। दूसरी बात, जैसे कि अभी सुभाष सर ने बोली कि पॉलिटिकल विलिंगनेस, बोलूंगा मैं उसको कि पॉलिटिकल विलिंगनेस होना चाहिए कि ये जो लोकल बॉडीज है, सिविक बॉडीज या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल, तो इन्होंने यानी कोई प्रपोजल आता है तो प्रपोजल में ही, आरएफपी में ही एक्सेसिबिलिटी का प्रावधान उसमें होना चाहिए कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए अगर वेंडर ढूंढ रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल जो करके देगा उनको ही हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो इस चीज का, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये चीज ना होने के कारण हम लोग ये सारी चीजें ये सब फेस कर रहे हैं। अब मैं ओला कैब की भी बात करता हूँ कि मैंने बहुत बार कंप्लेंट की, लेकिन मेरी कंप्लेंट सुनी नहीं गई ठीक से, या तो फिर उनको समझा नहीं। बहुत बार बोल के भी मैंने बोला कि ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे कनेक्ट किया जाए कि जिसको मैं बता सकूं कि ये हमारा इशू क्या है। तो ये बहुत ऐसा एलियन टाइप ऑफ इशू मैं मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि लोगों को समझाने के लिए 1-2 मिनट 3 मिनट नहीं लगते, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कि जिसमें उनको बताए कि ये प्रॉब्लम है। पहले तो उनको समझता ही नहीं है कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मोबाइल यूज करता है कि नहीं, और वो अगर करता है तो वो कैसे करता है, उसके पास क्या टेक्नोलॉजी होती है, ये सारी चीजें नहीं उनको पता। तो मीडिया का भी रोल उसमें बहुत अहम है कि अभी पीछे एक मूवी आई थी काबिल, तो इस मूवी में एक डिवाइन या कोई इस तरह का कुछ दिखाया गया थोड़ा बहुत, कि उसके पास कोई ऐसी पावर होती है, 6 सेंस काइंड ऑफ, कि जो उससे काम कर सकता है उसका इंडिपेंडेंटली, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी वो यूज करके कुछ काम करता है। ये अगर दिखाते थे तो पूरे इंडिया में लोगों को जानकारी होती थी कि कोई ब्लाइंड बंदा है तो वो कैसे काम कर सकता है, कैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करता है। उसके बाद में फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको कि ये एक्सेसिबिलिटी होती है। तो बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है, काफी काम करना पड़ेगा जी। अच्छा प्रशांत सर, अब कुछ क्वेश्चन हम लिसनर्स के भी लेते हैं, और एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ प्रशांत सर, आप अपनी बात तो रखना जो आप कहना चाहते हैं साथ में। क्या आज आपको लगा है कि इंडिया में ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे उस तरीके से मनाया गया? आज के दिन हम जो कॉरपोरेट हैं, जो गवर्नमेंट से हमारी डेलीगेशंस मिले, या कुछ बड़ी कंपनीज को अवेयर करने के लिए वहाँ सेशन, जिस तरीके से जो इसका महत्व है सिर्फ टॉक्स में ना रह के प्रैक्टिकली इंडिया में आज आपने क्या ऑब्जर्व किया ऐसा हुआ है, और आप अपनी बात रखें। हाँ, पहले तो मैं धनंजय की बात को जस्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे यूजर्स में भी एक्चुअली अवेयरनेस की बहुत कमी है। अगर कोई वेबसाइट पे वो अपने स्क्रीन रीडर से, जॉज, एनवीडिया से काम ना कर पा रहे हो, या कोई मोबाइल ऐप नहीं चला पाते, तो कई बार उनको यही लगता है कि ये हमारे स्क्रीन रीडर की कमी है या हमारा मोबाइल ठीक नहीं है या कमज़ोर है। तो ये अवेयरनेस की कमी है कि दरअसल सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर तरीके से बनना चाहिए और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और ये अगर हमारे स्क्रीन रीडर किसी चीज़ के साथ काम नहीं कर रहे तो वो उस वेबसाइट या ऐप की कमी है। और कंप्लेन करने के तरीके पे भी कमी है, और आमतौर से एक भरोसा नहीं है कि कंप्लेन करेंगे तो कुछ होगा। तो वैसे तो आजकल ट्विटर आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है कम से कम प्राइवेट कंपनीज को कंप्लेन करने का। तो ये हमें एक्चुअली हमारे यूजर्स में भी ये बात फैलाने की ज़रूरत है। और आज के दिन की बात करें तो 2 बड़े इवेंट्स जो मैं देख रहा हूँ कि एक हैदराबाद में एक्सेसिबिलिटी कंपनी ने डेक ने किया है और कई और लोग को इन्वॉल्व किया है, और बेंगलोर में भी CIS प्रकट, मित्र ज्योति और उन लोगों ने कई और लोग को बुलाया है। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली और ज़्यादा बड़े इवेंट तो इंडिया में नज़र नहीं आए। ये दोनों ठीक इवेंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी लोगों को इंगेज किया है, कुछ थोड़ा सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस भी की है।
दिल्ली में एक्चुअली एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से कैंसिल हो गया। तो हमारा भी और पुणे का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हाँ जी, और होना चाहिए था, सभी सिटीज में होना चाहिए था। तो उस लेवल की बात तो नहीं हो पा रही है बिल्कुल। ज्यादातर लोग अछूते हैं इससे, ये बात सही है। मैं बोलना चाहता हूँ कि पूना में भी हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणवश वो प्रोग्राम आगे नहीं हो पाया और कुछ स्टेक होल्डर्स बैकआउट कर गए, तो वो प्रोग्राम ठीक से हो नहीं पाया। हम लोग बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम कर रहे थे। तो यही है कि लोगों को इसका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, गवर्नमेंट में भी और कॉरपोरेट में है वैसे, लेकिन गवर्नमेंट के साथ हम लोग कर रहे थे, तो किसी ने भी उसको अच्छे से वेल कंसिडर नहीं किया कि उसके कारण ऐसी चीजें जो हर सिटी में हर जगह पे होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई। जी। तो सुभाष सर, कुछ क्वेश्चन है लिसनर के। कश्मीर से क्वेश्चन है कि एक्सेसिबल इंडिया चला, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वो रफ्तार नहीं पकड़ी, तो उसकी फेलियर का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट की ज़्यादातर वेबसाइट्स इनएक्सेसिबल हैं, बार बार उनको कंप्लेन भी की जाती है, और बार बार हमने देखा है कि डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। देखिए, मैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का यदि मूल्यांकन करें तो मैं गवर्नमेंट का प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो, बिकॉज एज एन एक्टिविस्ट आई नो द इश्यूज दैट बिकॉज ऑफ व्हिच इट इज नॉट टेकिंग। देखिए, कैंपेन ये सेंट्रल लेवल पे शुरू किया गया, कैंपेन में फंडिंग भी सेंट्रल है, और स्टेट्स को कहा है कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप इसको कीजिए। बट स्टेट से जो आना चाहिए रिस्पॉन्स, क्योंकि हर यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं कि किसी स्टेट में, जैसे सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, और स्टेट में भी प्रायोरिटीज जो हैं वो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज एक्सेसिबिलिटी एकदम पीछे चला जाता है, अवेयरनेस की कमी की वजह से, और दूसरा पॉलिटिकल विल की वजह से। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर से लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स कि जिनको ऑडिट करना है, अभी कैंपेन में उन्होंने कहा कि स्टेट्स को बोला, आप स्टेट से लिस्ट भेजिए आपको कौन कौन सी जो बिल्डिंग है विच आर मोस्टली फ्रिक्वेंटेड बाय पीपल, जिनको हम एक्सेसिबल बना सकते हैं, इस कैंपेन में ले सकते हैं। अब ये स्टेट्स ने 6 महीने लगा दिए अपनी लिस्टों को भेजने में, और लिस्टों में भी ऐसे ऐसे लिस्ट भेजे हैं। हमारे एक्सेस ऑडिटर्स जिन्होंने किया है वो बताएंगे आपको, उनसे यदि कभी मौका मिले आपको, कि ऐसे ऐसी बिल्डिंग भेजी जो पेपर पे है, केवल वो बिल्डिंग है ही नहीं, और वो उस बिल्डिंग में कोई जाता नहीं है, बंद पड़ी है, उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग में चले गए हैं वो लोग, किराए की बिल्डिंग्स का ऑडिट करा रहे हैं। तो इतना पैसा भी गवर्नमेंट का खराब हुआ है उसमें, और स्टेट्स ने उसमें अच्छे से सहयोग नहीं किया। बहुत बढ़िया स्कीम थी केंद्रीय सरकार की, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ने सहयोग नहीं किया। टाइम पे एक्सेस ऑडिटर जा रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटेटर नहीं मिला वहां पे, मतलब उस तरह की दिक्कतें हैं। और ये एक मेजर दिक्कत है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट में आ जाती हैं। केंद्र सरकार पैसा दे सकती है, एक प्रोग्राम शुरू कर सकती है, लेकिन ओनरशिप जो है वो स्टेट्स को लेनी पड़ेगी, यदि पूरे भारतवर्ष का क्योंकि बात है, और हर स्टेट में यूएल अर्बन लोकल बॉडीज अलग हैं, म्यूनिसिपैलिटीज अलग हैं, और वहाँ की जितनी भी डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं वो अलग अलग हैं। तो एवरीबडी हैज टू टेक ओनरशिप, उनको इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी ड्यूटी है, हमको करना ही है, एंड दिस इज मैंडेटरी। लॉज के माध्यम से एनफोर्स करवाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक और बात पे आना चाहता हूँ, मूलभूत बात पे। ये तो हमने एआईसी की बात की। देखिए, एक्सेस को अभी भी हमारे जो यूजर्स हैं वो एक पर्सनल इशू मानते हैं। अभी जैसे प्रशांत जी ने उदाहरण दिया कि यार ये वेबसाइट इस पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ मोबाइल पे, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, शायद मेरा मोबाइल आउटडेटेड है, इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, या लेटेस्ट जेली बीन्स नहीं है, और बहुत खाने वाला है, तो या मेरा फोन ठीक नहीं है, या मेरा इक्विपमेंट ठीक नहीं है। इस तरह की इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ पर्सनल प्रॉब्लम। और हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल रिएक्शन होता है वो ये होता है कि टू अकोमोडेट, चलो यार काम चला लो, अच्छा बिकॉज द एरिया इज नॉट एक्सेसिबल, चलो आई टेक हेल्प ऑफ अ साइटेड पर्सन। अच्छा, व्हील चेयर से नहीं जा सकते बिकॉज एक्सेसिबल नहीं है, चलो आई हायर अ टैक्सी। वो टैक्सी में भी आपको डबल चार्ज देना पड़ता है, बट वी डोंट क्वेश्चन अनलेस वी क्वेश्चन। जब तक हमको ये अवेयरनेस नहीं होगी कि यार ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे पर्सनल लेवल की नहीं है, ये प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है, इट इज अ सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी वेयर द इश्यूज हैव टू बी एड्रेस्ड आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट सो दैट पर्सन बिकम्स मोर कैपेबल। वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट आसपास चाहिए, ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है।
इसकी वजह से लोग उसको अपना पर्सनल मान के चलते हैं। मेरे टांग में से नहीं उठा जाता तो इट्स माय प्रॉब्लम, एंड यू कीप पर्सिंग योरसेल्फ कि यार मैं देख नहीं सकता, अरे मैं चल नहीं सकता, अरे आई कांट एक्सेस द बस बिकॉज, एंड वी नेवर क्वेश्चन बस इज नॉट एक्सेस, वी ऑलवेज क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि यार मैं नहीं चढ़ पा रहा। तो ये एक यूजर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा इस सब चीज में। यूजर्स हैव टू बी मेड अवेयर एंड दे हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, then it starts. The user feedback system has to find a place wherever. So I mean वो एक major issue है। ये दूसरा आपने बहुत issue, बड़ी बात बताई है। जी जी, गो अहेड। दूसरा इशू जो मुझे लगता है वो ये है कि लोगों को पता नहीं तरीका कि किस तरीके से करें। जैसे रिजर्वेशन का उनको पता है कि मुझे अपने विभाग में एक स्पेशल ऑफिसर बैठा है, उसको देना है, या सीसीबीडी ऑफिस में इसको कंप्लेंट करना है तो मेरा काम हो जाएगा, या यहाँ नहीं होगा तो मैं कैट में चला जाऊंगा, या मैं हाई कोर्ट में रेट में चला जाऊंगा तो मुझे हो जाएगा, केस पड़ जाएगा। एक्सेसिबिलिटी के लिए लोग इसको हमें अप्रोच किसको करना है, हमें और कौन सा लॉ इसमें इन्वॉल्व है। सी पीडब्ल्यूडी एक्ट अभी तक जो था वो एक्सेसिबिलिटी को मेजरली नहीं एड्रेस करता था, जैसे रिजर्वेशन को करता था सेक्शन 33, उस तरीके से एक्सेस का कोई सेक्शन नहीं था। देयर वर गाइडलाइंस, बट वो उस तरह की गाइडलाइंस बड़ी वेग गाइडलाइंस थी। वो अभी जो है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा इट्स लिटिल मोर शार्प। और मैं आपको बताऊं, मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैं लिखता हूं अक्सर मेरे कोर्ट के एक्सपीरियंसेस को, मैं कहता हूं डिसेबिलिटी राइट्स थ्रू कोर्ट्स। तो वो एक ब्लॉग है, उसको गूगल करें तो उसमें मैंने पिटीशन के फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपको यदि कोई दिक्कत है, आपकी वेबसाइट आपको दिखती है एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको कैसे कंप्लेंट डालनी है, उसका कंप्लेंट का फॉर्मेट मैंने दिया है, हाउ टू राइट ए पिटीशन। तो इस तरह की मदद मैंने प्रोवाइड की है अपने इस ब्लॉग पर। तो लोग उसको, बहुत सारे लोगों ने उसको यूज करके हाई कोर्ट तक में पिटीशन डाले हैं, चीफ कमिश्नर में, स्टेट कमिश्नर में पिटीशन डाले हैं। तो वो एक इस तरह की हमें पहल करनी पड़ेगी कि हम सब लोगों को ये बताएं कि भाई आप इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो सबको समझ आ गई, अवेयरनेस बढ़ गई, अब हाउ टू एड्रेस इट। सो दीज आर वेरियस मेथड्स, दैट दोज मेथड्स वी नीड टू टेल पीपल। हमको बताने पड़ेंगे कि भैया ये दिक्कत है तो आप इसको अप्रोच करो, ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, इसको भर दो, अपना यहाँ पे अपना नाम डालो, यहाँ पे प्रॉब्लम डालो, और आप इस एरिया में हो तो इस एरिया में ये व्यक्ति है, ये वाला अधिकारी है, इसको आपको लिखना है। तो इस तरीके की मदद मुझे लगता है हम लोगों को, हम जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं या इस फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों को लेवल पे भी करनी चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को भी, चीफ कमिश्नर ऑफिस की वेबसाइट है या मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, इन सब पे सारी सूचनाएं रेडीली उपलब्ध होनी चाहिए कि यदि आपको इससे कोई शिकायत है तो प्लीज इसको अप्रोच करें, कि ये शिकायत है इसको अप्रोच करें। आई थिंक दिस काइंड ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड। जी प्रशांत सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि सुगम्य पुस्तकालय से किताबें डाउनलोड नहीं हो रही हैं। एक तो ये है, ये क्वेश्चन आया है गुजरात से, और ये एक क्वेश्चन मेरे पास राजस्थान से है। ये है कि दिल्ली में ज़्यादातर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है, बावजूद उसके दिल्ली में ही हर तरह की एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और इतने बड़े दिन पर भी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट होने के बावजूद एक भी प्रोग्राम दिल्ली में क्यों नहीं हुआ आज के दिन? अच्छा, हाँ ठीक है। सुगम्य पुस्तकालय में बुक डाउनलोड का तरीका कुछ बदल गया है। तो पहले जैसे बुक के डाउनलोड बटन पे क्लिक करने से फाइल फौरन डाउनलोड होती थी, अब वो आपके एक माय रिक्वेस्ट का एक सेक्शन है, वहां पे उसकी लिंक आती है और लिंक कुछ देर बाद आती है। तो एक्चुअली बुक का एक वाटर मार्किंग प्रोसेस होता है, और बुक बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रही है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। जब आप डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे उसके कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद भी कई बार वो लिंक आता है। तो हम काम कर रहे हैं कि वो लिंक का मैसेज या ईमेल आ जाए कि भाई अब वो चीज़ आपकी अवेलेबल हो गई। तो उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वो हो जाएगा जल्दी। और दिल्ली में जैसे प्रोग्राम की बात कह रहे हैं, हाँ मुझे अफसोस है कि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में एक्चुअली एक प्रोग्राम होना था, और वो तो खैर बहुत ही बड़ी अच्छी भरोसेमंद एजेंसी है, लेकिन कोई किसी वजह से कल ये परसों ही जानकारी आई कि वो नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से खैर मैं भी कुछ खास इसमें और नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसी में इन्वॉल्व था। तो यही बात है, हम काश कर पाते कुछ और। जी धनंजय सर, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल विल की। तो एक मिनिस्ट्री है, स्टेट लेवल पे भी है,
सेंट्रल लेवल पर भी है, इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई इश्यूज को ख़त्म करने वाला एक इशू है एक्सेसिबिलिटी। अगर एक्सेसिबिलिटी हो जाए तो आधे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉर्ट इट आउट हो जाएं। तो बराबर। क्या ये आपका मानना है कि प्रॉपर जो हमारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, मतलब विद द बेस्ट ऑफ देयर इंटेंशंस, क्या उनके माइंड में ये बात नहीं आती है कई बार कि अक्सर उनके माइंड में भी नहीं होता कि हमें एक्सेसिबिलिटी के बात करनी है और किस तरीके से करें? क्या रीजंस है कि गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, जो जिस तरह का हम एटमॉस्फेयर देखते आ रहे हैं पिछले 10-15 साल, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है कुछ बातें की जाती है लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। आती हैं ठीक है, वो एक्शंस लिए जाते हैं लेकिन अमली जामा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैं हाई कोर्ट सीसीपीडी मेरे शो में आए थे, उन्होंने कहा कि हम ईमेल से कंप्लेन लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कहा कि हम नहीं लेते हैं। तो कई जगह प्रॉब्लम्स है, मैं कोट कर रहा हूँ उनको, रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है। तो वेबसाइट से नहीं है। अब देखिए यूनिक आईडी का भी एक क्वेश्चन है मेरे पास कि ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड फॉर द डिसेबल ये है, लेकिन स्वावलंबन में कोई भी डिसेबल विजुअली इम्पेयर्ड खासतौर पे खुद से रजिस्टर नहीं कर पाएगा, इट्स कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल। राइट। नहीं, अभी आपने जो पॉलिटिकल विल पावर बोला, तो पहले तो मैं ये बात बोल दूं कि हम लोग अगर बोलेंगे कि गवर्नमेंट से कोई हम लोगों को क्या बोलते होप्स नहीं रखने चाहिए, या फिर रखने से भी हमारा दिल टूट जाता है इस तरीके से, अगर ऐसा अगर बोलते हैं तो ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हम लोगों को होप वी शुड बी ऑलवेज होपफुल। दूसरी बात ऐसी है कि गवर्नमेंट की तरफ से मैंने जैसे कि बोला कि अभी योगा डे की जितनी तैयारी चल रही है, तो मैं एक्सपेक्टेड था कि मैंने 1 महीने से मैं सारे मिनिस्टर्स को, पीएमओ ऑफिस को, हमारे सीएमओ ऑफिस को लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। कम से कम मैंने सीएमओ को 40 से ज्यादा ट्वीट किए होंगे कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के लिए आप और यानी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, या एक अगर डायरेक्टिव भी निकलता है कि वी हैव टू कमेमोरेट, वी हैव टू मार्क दिस डे, इतना भी 1-2 लाइन का अगर कोई पत्र आ जाता था, जैसे कि अभी 28 फरवरी को जो साइंस डे का ये आया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर पर्सन्स डिसेबिलिटीज, तो इस तरीके का अगर कोई थोड़ा भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होता था, तो ये जो चित्र दिख रहा है हमें आज का, ऐसा नहीं होता था, तो ये पूरा बदल जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो यानी मिनिस्टर्स है, या जो भी कोई पीएमओ ऑफिस है या सीएमओ ऑफिस है हमारा, तो अगर हम लोग अगर कंटिन्यूअसली बोल भी रहे हैं तो कोई थोड़ा भी कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, इसका मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि एटलीस्ट एक अगर हमारे सीएमओ ऑफिस से अगर एक भी सर्कुलर निकल जाता, एक भी यानी एक ही सर्कुलर निकलता है, कि एक सर्कुलर अगर निकलता था कि हम लोगों को ये डे मार्क करना है, तो या तो फिर कोई ऑफिसर इसको लेता, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का, तो पूरे महाराष्ट्र में ये काम ये इस एक्टिविटीज के जैसे एक्टिविटीज होती थी। और इसी तरीके से मैंने अभी बात चल रही थी कि ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी अगर हम बोलते हैं कि वेबसाइट एक्सेसिबल करो, तो उसका एक यानी हम लोग एक जनरल भी एक लेटर दे सकते हैं या मेल कर सकते हैं, उससे भी वो लोग कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेना चाहे तो। लेकिन मैंने तो इस तरीके से लोगों को बोला, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बोला कि मैं आपकी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करके देता हूं और कंप्लायंट करने के लिए भी पूरा मदद करता हूं, फिर भी लोग नहीं सामने आते, तो अब इसको क्या बोलेंगे? मैंने बहुत से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बोला कि मैं आपकी पहले तो 1 घंटे का 2 घंटे का टॉक दिया, जिसमें सारी चीजें बोली कि मिथ्स क्या होती है, कंप्लायंस क्या होता है, और अगर आप एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस करते हैं तो उसका बिजनेस केस क्या होता है। इतना अवेयरनेस करने के बावजूद वो बोले कि हाँ चलो हम लोग करेंगे। तो मैंने बोला कि मैं आपकी वेबसाइट करके देता हूँ अगर आप चाहते हो तो, और वो भी अगर आपके पास फंड नहीं है तो फिर मैं फ्री में करके देता हूँ, फिर भी लोग टर्न नहीं हुए। तो अब इसको क्या बोलेंगे मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है
कि ये क्या कर ये सकते ये हैं थोड़ा ये। बाकियों से भी समझते हैं। पॉलिटिकल विल पे मैं एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ आप सभी से, दोनों से, प्रशांत सर और सुभाष सर, आप सभी। सुभाष सर, पॉलिटिकल विल के बारे में आप बताएं कि एक हम देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी जो लोग आते हैं उनको डिसेबिलिटी की नॉलेज नहीं होती है, वो अपॉइंट होते हैं, फिर उनको साल लगता है समझने में। तो ये डिसेबिलिटी डिस्कोर्स जो इंडिया में नहीं है, स्टडी में भी नहीं है, क्या इसको भी जिम्मेदार मानते हैं? किस तरीके से वो लोग आए डिपार्टमेंट्स में जो डिसेबिलिटी जिनको नॉलेज हो, और ताकि वो काम स्विफ्टली चले। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कुछ ट्रांसफर्स हुई, उसके बाद मतलब हम कोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें कई जगह से सुनने को ये मिला है, मेरे को पर्सनली तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सुनने को मिला है कि वो कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम नए नए आए हैं, कि डिपार्टमेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे करना है, तो इट विल टेक टाइम। तो इस तरीके के। और दूसरी बात जो धनंजय सर ने उठाई, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अब एक है कि हम अवेयर, लोग अवेयर नहीं है, एक है कि अवेयर होना ही नहीं चाहता, उसका क्या हाल है? ओके ओके, देखिए मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पहला तो आप बताइए, आप यू गो बैक टू स्कूल डेज, आप पढ़ते क्यों थे? व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर यू टू स्टडी? मुझे लगता है बेहतर मार्क्स आएंगे, और नई मार्क्स आएंगे तो घर में पिटाई होगी, डांट पड़ेगी। आई मीन ऑलवेज द फियर ऑफ पनिशमेंट वर्कड एज अ मोटिवेशन, यार पढ़ लो अदरवाइज घर में धुकाई होने वाली, यू नो, इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपर्ली सबके सामने शेम हो जाएगी। So I think somewhere this kind of shaming also accountability is needed, क्योंकि अभी तक क्या है कि नहीं करेंगे तो हमारा कौन जान पाएगा, हमको कौन कोर्ट में घसीटने वाला है, कौन मेरे पर पेनल्टी आने वाली है। So there is no fear of law, there is no fear of any accountability। तो उनको लगता है कि आप उसको फ्री में भी करके देंगे तो वो आपका एहसान, मतलब आपका एहसान आप कर रहे हो, उसको भी लेने के बाद भी वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है कि हमने आपकी बात मानी और आपने वेबसाइट को एक्सेसिबल किया। तो उसके लिए इट इज नॉट अ मैंडेट, उसको लगता है इसको नहीं करने से भी मेरा चल रहा है तो मैं क्यों करूं उसको। सो वो सही बात है। वो जब तक नहीं आएगा तब तक कोई नहीं करने वाला है, ये बात मान के चलिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को समझ आती है वो ये कि जब तक हम बोलते रहेंगे कि यार ये यू नो इट्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर डिसेबल्ड, ये ब्लाइंड के लिए चाहिए, ये फिजिकली चैलेंज के लिए चाहिए, एक्सेसिबिलिटी इज देयर इशू, तो आप ये समझिए, उनकी नजर से समझिए, उनके नजरिए से, कि यदि आप कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी केवल विकलांग लोगों का मुद्दा है, तो वो कहते हैं कितने हो आप लोग? 2%। हमारा सेंसस बोलता है 2.26%। तो मैं 2.26% के पीछे पड़ने की बजाय बाकी जो मुद्दे हैं, जो बाकी 97% इज लेफ्ट, उसको मैं उनके इश्यू में एड्रेस करूंगा या आपके करूंगा, मुझे कहाँ बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो हमको भी एज एक्टिविस्ट या एज वर्कर्स इन दिस सेक्टर हमको ये करना पड़ेगा कि एक्सेसिबिलिटी हैज टू बी मेड एन इशू ऑफ मेनस्ट्रीम। हमको ये बोलना पड़ेगा कि एक रैंप विकलांग लोगों के लिए नहीं, ये बच्चों के काम आता है, प्रेग्नेंट महिलाओं के काम आता है, जो डॉलर चल रहे हैं लोग उनके काम आता है, बुजुर्गों के काम आता है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनको समझ आता है, यू नो, पीपल हु हैव टेम्परेरी इंजरीज उनको समझ आता है, और उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट डिसेबिलिटी। तो अपने को ये बोलना पड़ेगा कि एक्सेसिबिलिटी इज नॉट जस्ट एन इशू फॉर एवरीवन, हमको इसको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा और डिजाइन को सामने रख के चलना पड़ेगा। और वी हैव टू स्ट्रेस इट कि दिस इज नॉट जस्ट एन इशू फॉर डिसेबल्ड। आप लोगों का मुद्दा नहीं, ये सबके लिए मुद्दा है। मैं इसको 2 एग्जांपल दे सकता हूँ। बॉम्बे में आपकी जो ट्रेन चलती हैं उसमें काफी एक्सीडेंट्स होते थे, वो प्लेटफॉर्म ऊपर था, लोग भीड़ बहुत होती थी और लोगों के अक्सर हाथ पैर कट जाते थे, वो फंस जाते थे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में। तो एक सेफ्टी इशू सामने आया और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया कि अरे यार बहुत लोग विकलांग हो रहे हैं, और डिसेबिलिटी इशू भी था एक, क्योंकि ट्रेन एक्सेसिबल नहीं थी। तो वो एक खेल के रूप में कोर्ट ने उठाया मुद्दा सेफ्टी को लेकर कि इट इज अ सेफ्टी इशू बिकॉज देयर इज अ स्टेप एंड भीड़ में लोग बीच में फंस जाते हैं। कैसा हो कि लेवल प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का बराबर हो तो लोग बीच में नहीं गिरेंगे, लोगों को चढ़ना नहीं पड़ेगा, धक्का मुक्की नहीं होगी। तो एवरीबॉडी, जब उन्होंने एवरीबॉडी की बात की तो एक्सेसिबिलिटी का काम धड़ाधड़ होता हुआ चला गया। आपने वहां पर PIL एक्सेस भी एड्रेस हो गया, सेफ्टी भी एड्रेस हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब भी एक्सेस की बात करें तो एक्सेस फॉर ऑल की बात करें, ना कि ओनली फॉर डिसेबल्ड पीपल। हम ये कहें कि हमारे 48% की 60% लोग एक्सेसिबिलिटी से प्रभावित हैं और उनका साथ हमें लेना पड़ेगा। हमको बुजुर्गों को
10%, 15% बुजुर्ग हैं हमारे देश में। हमको इस जनसंख्या को साथ लेना पड़ेगा। वी आर WHO को पकड़ लें तो 10%, इंडियन सेंसस को पकड़ें तो 2.26%। तो हमको अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अपना नंबर यूनिवर्सल डिजाइन को रखकर वी हैव टू मेन स्ट्रीम। हमको महिलाओं को साथ लेना पड़ेगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिल्ली। एक दिल्ली हाई कोर्ट जहां पर ये बात दिल्ली में पुरुषों के लिए यूरिनल बहुत है लेकिन महिलाओं के लिए टॉयलेट कोई नहीं है। साथ में ये भी बात हुई कि एक्सेसिबल टॉयलेट ही नहीं है पूरे एनटीएनसी एरिया में। तो क्वेश्चन जवाब आया कि जी कितने विकलांग ये लोग आते हैं तो हम लोग क्यों उन पे खर्चा करें, क्यों बनाए एक्सेसिबल टॉयलेट क्यों बनाए? द काउंटर आर्गुमेंट वाज because there is no accessible toilet, that's why you don't find accessible disabled people outside. क्योंकि महिलाओं के लिए इतनी दिक्कत है। आप कहते हैं महिलाएं नहीं, महिलाएं हैं बट महिलाओं को होल्ड करना पड़ता है। वो जिन उनको बाहर जाना होता है सुबह से पानी नहीं पीती दोपहर तक, और जो ऑफिस जाना होता है तो उन्होंने अपने होटल्स और वो ऐसे एरिया ढूंढे हैं जहाँ में वो जा सकते हैं। ह्यूज प्रॉब्लम। तो उस PIL में बड़ा अच्छा इसको एड्रेस किया गया और एक मेजर इशू जिसमें ये ऑर्डर you can't say that because you don't see disabled people so you'll not provide accessible toilet. A toilet has to have a male section, female also an accessible section in both. और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है फॉर ट्रांसजेंडर्स कि they have to be given proper infrastructure, उनके एक accessible टॉयलेट होना चाहिए। उनके लिए accessible मतलब एक ऐसा टॉयलेट जिसमें वो विदाउट एनी सेक्सुअल आइडेंटिटी दे कैन, उसके हिसाब से यूनिसेक्स टॉयलेट है वो उनके लिए बड़ा सूट करता है। तो that unisex toilet addresses the needs of transgender, it addresses the need of disabled people, it addresses the need of mothers with small children, it almost help family toilet। तो इस तरह से हमको एक्सेस इश्यूज को ब्रीच करना। हाँ जी, जो अभी सुभाष वशिष्ठ जी ने बात कही, मैं अपने वर्कशॉप्स में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक और बात दोहराता हूँ कि उनके हिसाब से एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड विल अल्टीमेटली बिकम डिसेबल्ड, आइदर टेम्पररी और परमानेंट। तो मैं कहता हूँ कि भाई 50, 60, 70 साल की उम्र में जरूर किसी लोगों को देखने की, सुनने की या चलने की दिक्कत होने वाली है, या कभी जब आपके पांव हाथ में चोट लग जाए या जैसे बताया प्रेग्नेंट हो जाए तो भी आपको ये सारे अकोमोडेशन चाहिए और सीनियर सिटीजन को भी चाहिए। तो दरअसल एक्चुअली नंबर बहुत बड़ा है और इस बात को मैं बिल्कुल जब भी बात करें तो हम सबको साथ लें, केवल ब्लाइंड या फिजिकली डिसेबल्ड को ना रखें तो ही इसको थोड़ा सा हम लोगों की नज़रों में ला सकते हैं और गवर्नमेंट वगैरह को थोड़ा कंपेल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें वोट बैंक नहीं समझती, वो बिल्कुल वो छोटा नंबर समझते हैं हमें। और आजकल अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स ऐसी है कि बिल्कुल नंबर्स की बात सोचते हैं वो। तो एक्चुअली में हमारा नंबर बड़ा है, अब ये इफेक्ट बहुतों को करता है, तो उस तरह से ही इस बात को सामने रखनी पड़ेगी। जी। अब ये जो सारी चीजें हैं ये बिजनेस केस में बताई listeners जाती को है। मैं ये रिक्वेस्ट कर दूं कि आज का शो सुगम्य पुस्तकालय पे नहीं है, आप मेरे को mail@radioudan.com पे अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। मैं बाद में प्रशांत सर से एक अलग से शो करके हम उसको एड्रेस कर लेंगे, आपके क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को। और 2-3 मेरे पास और क्वेश्चन हम लेते हैं। जी धनंजय सर, आप कंप्लीट करें फिर मैं आता हूँ। हाँ, तो जैसे अभी इन दोनों ने बताया कि ये सारी चीजें जो है एक्सेसिबिलिटी के प्रावधान ये पर्सन से डिसेबिलिटीज के लिए ही नहीं तो सबके लिए है। तो यही हम लोग बिजनेस केस में बताते हैं जब हम लोग एक बिजनेस केस करके हमारा जो सेक्शन होता है हमारे टॉक में कि ये पर्सन से डिसेबिलिटीज के लिए नहीं तो सबके लिए है वेब एक्सेसिबिलिटी। या तो फिर हम लोग एक उदाहरण देके बताते हैं उन लोगों की, अगर रैंप है तो आप देख लीजिए, अगर रैंप के पास खड़े होके देख लीजिए थोड़ी देर 10 मिनट, तो आपको दिखेगा कि रैंप से ना जो विदाउट डिसेबिलिटीज है वो भी लोग नहीं, वही लोग बहुत ज्यादा रैंप यूज करते हैं। तो आपको कैसा लगता है? तो उन लोगों को सही में वो लोग बोले कि हाँ, हम लोगों को भी पता है कि हम लोगों को रैंप से चलने में अच्छा लगता है, रैंप के ऊपर से चलने में या तो फिर वो यूज करने में। क्योंकि अगर किसी के पास अगर व्हील की बैग हो यानी वो ट्रॉली बैग, तो वो खींचने में इजीली वो खींच सकते हैं रेलवे स्टेशन या हर जगह पे। ऐसे अनेक उदाहरण उनको हम लोग देते हैं और बोलते हैं कि ये सर्विसेज जो है ये पर्सन से डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, सबके लिए है।
फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इस चीजों के यानी उनके दिमाग में जाने के लिए, और ये एक्चुअली उनको लगे कि ये बहुत जरूरी है, ताकि ये करना चाहिए सब लोगों ने। मैंडेटरी जब तक नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। अच्छा दानिश, नहीं मैंडेटरी तो समझो, एक सुभाष सर, एक सवाल मैंडेटरी तो आपके है। लिए भी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप उसका सवाल मैं आंसर नहीं कर पाया था, वो भी मैं आंसर करूंगा, लेकिन आप पूछिए उसके बाद मैं दोनों आंसर करूंगा। जी। एक सवाल ये हिमाचल से है, और ये जी सवाल है कि जब हम फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये जो सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जानवरों की सड़कों पर। अगर यस इसके लिए कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग कहते हैं कि ये जो उनकी एनिमल लवर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, उनके राइट्स की बात करती है, लेकिन हमारा तो जो छोटे एरिया में भी हम मूव कर सकते हैं, वहां भी जानवरों के कारण हम मूव ही नहीं कर पाते हैं। तो कैसे इसको कैसे टैकल करें? हम छोटे नंबर में आते हैं, हमारे अगेंस्ट में कई आ जाते हैं। देखिए, आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन भी नहीं हुआ है, और अभी आपने कल का एक केस सुना होगा जहां पर एक डॉग्स का इशू था। ये तो बड़ा डिबेटेबल इशू है, इसमें दोनों तरफ के ग्रुप्स हैं, बट लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट ओके लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट we have to address this issue as a barrier, that this is a barrier in our accessibility. उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी को क्या रूल बनाना है, how the dogs need to be how cattle need to be cordoned off, और उनको कैसे बांध के रखना है या उनको किस एरिया में रखना है, पब्लिक प्लेसेस पे वो ना हो, इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी को थोड़ा कसना होगा। और मुझे लगता है लिटिगेशन 1 और 2 राउंड यदि लिटिगेशन होता है इसके ऊपर, तो उससे अवेयरनेस बढ़ेगी। और ये मेजर इशू है। आप इंडिया में यू डोंट सी गाइड डॉग्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि सड़क पे आवारा कुत्ते इतने हैं कि आपको आपका गाइड डॉग रहेगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके गाइड डॉग के पीछे बढ़ जाएंगे। सो दैट इज इसीलिए आपको इंडिया में गाइड डॉग्स नहीं दिखते हैं, दिखेंगे तो बहुत बैल, खच्चर, कुत्ते, हर तरह के जानवर, और जगह जगह गोबर पड़ा रहता है। यू नो आपकी जो स्टिक है वो बता तो देगी सामने से ये वो है, गोबर को कैसे बताएगी। तो दूसरा, आपने पॉलिटिकल विल का बात की थोड़ी देर पहले, मैं उसको क्वेश्चन को नहीं एड्रेस कर पाया। आई जस्ट वांट टू एड्रेस दैट ब्रीफ कि हमारे सरकारी विभागों में अक्सर अधिकारी जो आते हैं वो हैबिटेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं, और शोर आ रहा प्लीज जी। उनको कुछ नहीं पता होता। ये मैंने एक्सपीरियंस देखा है, आरसीआई में देखा है, सीसीबीडी ऑफिस में देखा है, मिनिस्ट्रीज में देखा है, अरे हमने कोर्ट्स में भी देखा है। व्हेन वी प्रैक्टिस एंड वी हैव सम कोर्ट स्टाफ हु हैज कम फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्री, तो दिक्कत आती है। मुझे लगता है कि जैसे डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है फॉर कैरिज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बाय एयर, उसके अंदर ऐसा है कि जो भी पब्लिक डीलिंग में है व्यक्ति, उस हर एक व्यक्ति को डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप से गुजरना होगा, अन्यथा उसको उस काम पे नहीं लगाएंगे। ऐसा एक प्रावधान है डीजीसीए कार में, वो हमने जानबूझ के डलवाया था, क्योंकि हमने देखा कि जिनको ट्रेन करो वो लोग बदल जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, और उनको पता नहीं होता कि कैसे विकलांग व्यक्तियों से कैसे बात करना है, उनके लिए क्या कारण है, उनके रूल्स के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। तो देन वी इंसिस्टेड कि आप इसको डालिए। आई थिंक कुछ इस तरह का इंसिस्टेंस हमें करना पड़ेगा कि स्पेशली जो डिपार्टमेंट जो डिसेबिलिटी से संबंध रखते हैं या उसके इस तरह के लोगों को वो करते हैं, एड्रेस करते हैं उनकी नीड्स को या प्रॉब्लम्स को, उनको कम से कम डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन एक उस डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में आने से पहले दे शुड बी गिवन, और उनका ट्रेनिंग पूरा होने के बाद कम से कम 15 दिन का 10 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद ही उसको डिपार्टमेंट में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक डिप्टी सीसीबीडी को, एक डायरेक्टर लेवल के व्यक्ति को आप लेकर आते हैं सीसीबीडी ऑफिस में, तो उसको सबसे पहले उस ऑफिस में क्या काम होने वाले हैं वो 10 दिन में सिखाए जाने चाहिए, और उसके बाद एक सीनियर के नीचे रखना चाहिए जो वहां पर काम कर रहा है, उसको कम से कम महीने भर उसके अपने नीचे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराने वाले को एकदम आपने भेज दिया और एकदम नए को छोड़ दिया अपने आप हाथ पैर मारने के लिए, उसको कुछ भी एबीसी पता नहीं है। तो दिस इज इनकरेक्ट वे ऑफ एक्चुअली एड्रेसिंग इश्यूज। ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग ने जो अपनी गाइडलाइंस बनाई थी डीओबीटी की, कैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एड्रेस करना है उसकी प्रॉब्लम्स को, उसमें हमने ये सब ऐड किया है, ये सारी की सारी चीजें, कि आप किस तरीके से उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से आप उसका एक मेंटर रहेगा, वो उसको 1 महीने बताएगा कि क्या क्या ये प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस तरीके से क्या क्या कहाँ कहाँ चल रहा है,
उसके बाद ही उसको हैंड ओवर किया जाएगा, फुल हैंड ओवर। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और इस दिक्कत को, दिस कैनॉट बी एक्सक्यूज कि हम लोग नए आए हैं और इसलिए हमको काम नहीं मालूम। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, और इसके लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी, डिपार्टमेंट को लिखना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को लिखना पड़ेगा, जहां भी लिखने की आवश्यकता है वी शुड राइट। क्योंकि हमने देखा है मिनिस्ट्री में पूरा का पूरा काम हॉल्ट हो गया है, स्पेशली एक्सेसिबिलिटी कैंपेन का, और बाकी भी जो इस सेक्टर में काम हो रहा था वो काफी हॉल्ट हो गया बिकॉज ऑफ सम ऑफिसर्स हु हैव बीन पोस्टेड आउट। जी, अब समय हो रहा है, सिर्फ 30 सेकेंड्स आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट के लिए। क्वेश्चन तो काफ़ी है एक्सेसिबिलिटी पे, जितनी बात करें वो है, लेकिन मीडिया की नज़र में हम कुछ है नहीं, पॉलिटिकल विल है नहीं। कई लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं, वो होना नहीं चाहते। इस पे मुझे जॉर्ज सर का भी एक किस्सा याद आता है शॉर्टली, उसके बाद हम क्लोजिंग कमेंट करेंगे। तो जॉर्ज सर एक्सेसिबिलिटी पर बात करते हुए, जॉर्ज इब्राहिम जो हाईवे से है, लिसनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक बार मैं एक लिफ्ट में गया एक होटल में, तो वहाँ पर मैं शॉक्ड हो गया कि वहाँ पर टॉकिंग सिस्टम था लिफ्ट में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्सेसिबल था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से खुद से ही उसको नेविगेट किया और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैं कई सालों बाद उसी होटल में गया और लिफ्ट देखा कि उसमें टॉकिंग सिस्टम नहीं था। तो मैंने वहाँ से मैनेजर को पूछा कि पहले तो यहाँ लिफ्ट थी और बहुत अच्छा था, अब टॉकिंग सिस्टम नहीं है, क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोग आते हैं वो कहते क्या ये हमारे सिर पर बोलने वाली सिरदर्द लगा दी है, तो इसको हटाओ, हमें प्रॉब्लम होती है इसके बोलने से। तो इनसेंसिटिविटी का ये सारा खेल है एक्सेसिबिलिटी पे, किस किस को समझाएं, कितना समझाएं, और क्यों आखिर लोग नहीं समझना चाहते? आपके कमेंट्स 30 सेकंड तो आप तीनों को। धनंजय सर। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बोला कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए काफी अच्छे से, और दूसरी बात ऐसी कि यूजर्स की काफी अच्छे डिमांड होनी चाहिए जोर शोर से कि हमें ये चाहिए, तो ही ये सारी चीजें हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लॉज उनकी जगह पे है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होता नहीं है। जब तक कि कोई मांगता नहीं तब तक वो लॉज भी उतने अच्छे से काम नहीं करते, यानी काम में नहीं आते, ऐसा मैंने देखा है। जी, प्रशांत सर। हाँ जी, तो देखिए शुरुआत के लिए तो इतना कर सकते हैं कि जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं, रेडियो उड़ान से जुड़े हैं, जब भी वो कहीं एक्सेसिबिलिटी इशू फेस करें किसी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, किसी चीज के साथ, तो उनको चाहिए कि वो कंप्लेन करें। कम से कम जो भी उसका डेवलपर मेकर है उसको ईमेल या एसएमएस या ट्विटर, किसी न किसी जरिए से हमें ये बात पहचाननी पड़ेगी कि भाई हाँ हम भी हैं, हम भी यूजर हैं, हमारी भी जरूरतें हैं। क्योंकि अभी वही हो रहा है कि शायद एक पर्सन कोई कहता है और फिर उनको लगता है कि ये तो बहुत मामूली बात है और कोई इसके बारे में ध्यान नहीं देता। और हमारे सारे एक्टिविस्ट लेवल पे, एनजीओ लेवल पे भी हमें थोड़ा इसके बारे में लगातार बात करनी पड़ेगी, केवल एक दिन नहीं। तो इस तरह से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, थैंक यू। सुभाष सर। देखिए, पॉलिटिकल बिल की जहां तक बात है, पॉलिटिकल बिल कहां से आती है? फियर ऑफ वोट बैंक। तो पॉलिटिकल बिल नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे एक वोट बैंक के रूप में। ये बात मान के चलिए, पॉलिटिकल बिल कभी नहीं आएगी इस सब्जेक्ट के लिए अनलेस यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दैट्स वन। सेकंड, वी हैव टू मेक इट मैंडेटरी। जैसे लिफ्ट का मैं बताता हूँ, लिफ्ट में जितनी भी लिफ्ट्स हैं वो सब की सब लिफ्ट आजकल बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल आती हैं, उनमें ब्रेल साइनेजेस आते हैं, उसके अंदर ऑडियो विजुअल आता है, बिकॉज वो उसके फॉर्मेट में डाल दिया गया है। लिफ्ट उनको पता है ये स्टैंडर्ड है, भाई हमें यही दिखना है। तो कोई भी लिफ्ट मैन्युफैक्चरर उसके बिना बनाता ही नहीं है। बाद में आप चाहे मेंटेन मत कीजिए। तीसरी बात, वी हैव टू पुट सेल्फ एग्जाम्पल इन फ्रंट। हम सब लोग तो खुद यूजर्स हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे ट्विटर पे whenever there's an option, whenever you upload a photo, there's an option to explain the details of the photo. और हम में से कितने लोग हमने ट्विटर में उस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को इनेबल किया हुआ कि जब भी हम फोटो अपलोड करें तो हम क्या फोटो को एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट डज द फोटो मीन्स। तो ये एग्जांपल हमको सेल्फ एग्जांपल देने पड़ेंगे, शुरू करने पड़ेंगे, एंड यूजर्स हैव टू कम अप। वो ऐसी इशू खुद उठाएं, हम लोगों के सामने लेकर आए, और वी हैव टू इंक्रीज लिटिगेशन, वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स हर्ड। तब काम होता चला जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। और ये डिस्कशंस भी गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए। तो जनरली डिस्कशंस होती नहीं है डिसेबिलिटी तक, ताकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हम क्या चाहते हैं, आपकी आवाज़ क्या है, तो गवर्नमेंट को पता लगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और काफ़ी बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को इन्फॉर्मेशन इससे मिली। और यूट्यूब पे भी इस शो को सुन सकते हैं आप। रेडियो उड़ान बदलता दौर ऑन ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए और सुनने के लिए भी।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।